दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में मचेडा रेलवे स्टेशन पर भिखारियों के पास बैठी एक 14 वर्षीय लड़की वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति से भीख मांगने की बजाय ये कहने लगती है कि बाबूजी, अगर आपके पास कोई काम है तो प्लीज़ मुझे काम दे दो, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मगर हर इंसान उसे इग्नोर कर देता, ज़्यादा से ज़्यादा उसे 5-10 रुपये दे देता। ऐसे ही करके दिन भर में उसके पास 50-60 रुपये हो जाते, जिससे वो 2 वक्त का खाना खा लेती। मगर उससे कोई भी ये नहीं पूछता कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो। सब लोग उसे सोचते कि ये भिखारियों के पास बैठी है तो शायद इन्हीं की गैंग की सदस्य होगी। अक्सर उसी रेलवे स्टेशन पर एक 16 वर्षीय लड़का कचरा बीनने का काम किया करता था। जो भी लोग प्लास्टिक की बोतलें वहाँ पर फेंक देते या कचरे का या फिर प्लास्टिक का कोई ऐसा सामान जो बिक सकता था, उसे वहाँ से उठाकर ले जाता, उसे कबाड़ी की दुकान पर बेच कर अपना गुजारा करता। वो लड़का भी 2-3 दिन से उस लड़की को नोटिस कर रहा होता है कि वो लड़की वहाँ से गुजरने वाले हर इंसान से सिर्फ काम मांगती है। एक दिन वो दोपहर के समय हाथ में खाना लिए उसी लड़की के पास आकर बैठ जाता है। बैठकर वो खाना खाने लगता है, ये सोचकर कि शायद ये लड़की भी मुझसे खाना मांगेगी, ये लड़की भी मुझसे खाने के लिए कहेगी। लेकिन दोस्तों, जो उपासना होती है वो उससे कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप बैठी रहती है। उसके बाद वो लड़का ही उससे कहने लगता है, क्या आपके माता पिता नहीं हैं? वो कहती है कि मैं अनाथ हूँ। उसके बाद वो उससे खाने के लिए पूछता है, लड़की मना नहीं करती, वो उसे खाने के लिए दे देता है। दोस्तों, उनकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। जब भी लड़का रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने आता, उससे ज़रूर मिलता, घंटों उसके पास बैठकर बातें करता। जो उपासना होती है वो भी उसके कचरा बीनने में मदद करती। जो भी उसे ऐसा सामान दिखाई देता जो बिक सकता था, प्लास्टिक की बोतलें या प्लास्टिक का अन्य सामान, वो उसे उठाकर अपने पास रख लेती और जब भी दीपक उसके पास आता उसे दे देती। उसके बदले में दीपक भी उसे शाम को जब कचरे को बेचकर उसे कुछ पैसा मिलता, उसमें से 10-20 रुपये उस लड़की को दे देता, जिससे कि उसके 2 टाइम के खाने का गुजारा हो जाता। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन जो दीपक होता है वो उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं, तुम अनाथ हो। ऐसा तो नहीं दिखाई देता। अगर तुम अनाथ होती तो शायद तुम इन भिखारियों के साथ बातें करती, तुम इनकी गैंग की होती। तुम भिखारियों से भी कुछ बात नहीं करती, बल्कि तुम यहाँ से आने जाने वाले हर इंसान से काम के लिए भीख मांगती हो। जो लड़की होती है अब वो उससे कुछ नहीं छुपाती, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी होती है। वो उससे कहती है कि मैं हल्दिया की रहने वाली हूँ। जो मेरे पिता थे वो बचपन में ही चल बसे, मेरी माँ बीमार रहती है और मेरी दादी माँ ने मुझे एक दिन घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गई ताकि कोई इंसान मुझे काम दे दे और उसके बाद मैं कुछ पैसा कमा सकूँ, मेरी माँ का इलाज करवा सकूँ। दोस्तों, उसकी बात सुनकर जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तभी वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कौन हो? वो कहता है कि मेरा नाम दीपक है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर हमारी झुग्गी है। झुग्गी में मेरे माता पिता और एक छोटी बहन और मैं रहता हूँ। दोस्तों, उनकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है और एक दिन जो दीपक होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेलवे स्टेशन पर एक ऐसे ऐसे लड़की है। उस लड़की के बारे में पूरी बातें अपनी माँ को कहता है और साथ ही साथ उसे घर पर लाने के लिए भी कह देता है। उसकी माँ उसे मना कर देती है, कहती है कि हम दोनों मजदूरी करते हैं, तुम कचरा बीनने का काम करते हो और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है, झोपड़पट्टी में हम रहते हैं, उस लड़की को कहाँ पर रखेंगे? वो कहने लगता है कि माँ, इतना तो मैं भी कमा लेता हूँ जिससे कि 2 आदमियों का पेट भर सकूँ, उधर तुम दोनों भी कमाते हो। उसकी मम्मी आखिरकार उसकी बात को मान लेती है, उस लड़की को अपने घर पर लाने के लिए कह देती है। जो दीपक होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सीधा दौड़कर रेलवे स्टेशन जाता है, उस लड़की को घर पर ले आता है। वहाँ पर आने के बाद जो उपासना होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे भरा पूरा परिवार मिल जाता है। ऐसे ही दोस्तों, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो दीपक के पिता से कहती है कि अंकल जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो, जैसे कि किसी के घर में बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, वो काम आप मुझे दिलवा सकते हो ताकि मैं भी घर में आपके हाथ बटा सकूं, थोड़ा सहारा लगा सकूं। वो कहता है, बेटी, मैं ज़रूर किसी से बात करूंगा, अगर कोई ऐसा काम मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन दीपक अपने काम पर चला जाता है, कचरा बीनने के लिए चला जाता है।
और जो उसका पिता होता है वो दो आदमियों को उपासना के पास लेकर आता है और कहता है कि ये जो अंकल हैं तुम्हें काम दिलाएंगे, तुम्हें महीने के 8,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, वहीं पर खाना रहना सब कुछ मिलेगा। हम भी तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आते रहेंगे। लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि अब शायद मैं मेरी माँ का इलाज करवा पाऊँगी, मेरे पास भी पैसा होगा। लेकिन दोस्तों, जो दीपक का पिता होता है उसने उसे कोठे पर बेच दिया होता है। शाम को जब दीपक घर पर आता है तो वो देखता है कि उपासना कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। वो अपने माता पिता दोनों से पूछता है, अपनी बहन से पूछता है। वो कहते हैं कि हमने उसे काम दिला दिया है, वो काम करने चली गई है। वो कहता है कि काम करने के बाद तो उसे यहीं पर आना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो आज के बाद यहाँ पर कभी नहीं आएगी। जहाँ पर हमने उसे काम दिलाया है वहीं पर वो रहने वाली है। उसे ये बात हजम नहीं होती और वो अपने मम्मी पापा से जिद करने लगता है कि ऐसा कौन सा काम हो गया जो ज़िंदगी भर उसे वहीं पर रहना पड़ेगा। दोस्तों, अब काफ़ी जिद करने के बाद भी उसके मम्मी पापा उसे कुछ सच नहीं बताते, लेकिन जब वो बात करता है तो उसके मम्मी पापा की आंखों में शर्म उसे ज़रूर दिखाई देती है। उसे इस बात का यकीन होने लगता है कि उन्होंने उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर किया है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। वो अपनी जिद नहीं छोड़ता, अपने मम्मी पापा से हमेशा ये कहता है कि मुझे उस लड़की से मिलना है, एक बार मुझे उसके पास लेकर चलो, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है, सही से काम कर रही है, उसकी ज़िंदगी सही है। लेकिन दोस्तों, वो उसे हर बार धमका देते, उसे कुछ नहीं बताते। उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ ज़रूर गलत हुआ है। तभी ऐसे ही 2-4 दिन के बाद जो दीपक का पापा होता है वो दीपक और उसकी बहन अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आता है, कुछ सामान लेकर आता है जो कीमती होता है। वो कहने लगता है कि आज से पहले तो आप कभी भी सामान लेकर नहीं आए, कभी भी हमें कपड़े नहीं दिलाए। आज आपके पास ऐसी क्या लॉटरी लग गई जो आप इतना महंगा सामान लेकर आए हो, हमारे लिए कपड़े लेकर आए हो। वो कहने लगते हैं कि हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी में से पैसे बचाकर तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं, आखिरकार तुम्हारे माँ बाप जो हैं। दोस्तों, उसको ये बात हजम नहीं होती, उसे शक हो जाता है। जो उसका डाउट होता है वो शक में तब्दील हो जाता है। वो उनसे जिद करने लगता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे कुछ नहीं बताते। वो वहाँ से रूठ कर चला जाता है, घर को छोड़ जाता है, उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर वो लड़की रहा करती थी, जहाँ पर वो कचरा बीना करता था, वहाँ पर जाकर रहने लगता है। दिन भर वो कचरा बीनता और शाम को वहीं पर सो जाता। साथ ही साथ वो उस लड़की को भी आसपास में तलाश करता, शायद कहीं वो उसे मिल ही जाए, मगर वो उसे कहीं पर दिखाई नहीं देती। दोस्तों, कुछ दिन गुजर जाते हैं। लड़का सोचने लगता है क्यों ना कुछ दूसरा काम किया जाए, शायद इस काम में इतना पैसा नहीं है, कुछ दूसरा काम सीख लिया जाए ताकि मैं उस लड़की को एक दिन यहाँ से बाहर निकल कर भी ढूंढ सकूँ और वो मुझे मिल जाए। ये सोचते हुए एक दिन वो कचरा बीनते हुए जा ही रहा था। उसकी एक बैग सिलाई की दुकान पर नज़र पड़ती है, जहाँ पर बैगों की सिलाई की जाती थी, बैग बनाए जाते थे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न बैग सिलाई का काम सीख लिया जाए। वो उस दुकान के पास जाता है, दुकान के मालिक से कहता है कि अंकल जी, मुझे भी काम दे दो, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका मालिक कहता है कि तुम क्या जानते हो। वो कहता है कि मैं जानता तो कुछ नहीं, पर मैं यहाँ पर रहकर सीख लूँगा। वो कहते हैं अगर तुम कुछ नहीं जानते तो हम तुम्हें तनख्वाह तो नहीं दे सकते, वेतन नहीं दे सकते, बल्कि तुम्हें 2 वक्त का खाना दे सकते हैं। उसके बदले तुम यहाँ पर हमारा हाथ बटाओगे और यहाँ पर रहकर काम सीख सकते हो। वो मंजूर कर लेता है दोस्तों, और बहुत जल्द करीब 6 महीने में वो बैग सिलाई का काम अच्छी तरह सीख जाता है। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। उधर जो लड़की होती है उसकी याद भी उसे बहुत ज़्यादा सताती थी कि वो किस हाल में होगी, कहाँ पर होगी। ऐसे ही समय गुजर जाता है। करीब 2 साल बाद वो खुद की दुकान कर लेता है और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। दोस्तों, ऐसे ही दुकान किए हुए भी उसे 1 साल हो जाता है। उस लड़की से अलग हुए उसे 3 साल हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वो किसी काम से रेड लाइट एरिया से गुजर रहा होता है। तभी उसे बालकनी में खड़ी एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखते ही वो पहचान लेता है, ये तो मेरी उपासना ही है। वो हैरान हो जाता है। जो उसका शक था, डाउट था अपने माँ बाप पर, वो यकीन में बदल जाता है कि मेरे माँ बाप ने इसे ज़रूर कोठे पर बेच दिया है। अब उसके दिमाग में ये सवाल उमड़ पड़ता है कि आखिरकार इस लड़की से मिला जाए तो कैसे मिला जाए। वो वहीं पर चला जाता है। जाने के बाद वहाँ पर कहता है कि मुझे उपासना से मिलना है।
वो कहते हैं ठीक है। उसके सामने एक लड़की लेकर आते हैं जिसका नाम उपासना होता है, पर वो नहीं होती। उसकी दोस्त उपासना नहीं होती, सिर्फ नाम उपासना होता है। दोस्तों वो अचरज में पड़ जाता है। उसके बाद वो वहाँ से वापस घर चला जाता है और अक्सर उस इलाके के बार बार चक्कर लगाने लगता है। जब भी उसे समय मिलता उसका 1-2 राउंड दिन में ज़रूर लगाता। फिर एक दिन उसकी नज़र दोबारा उस पर पड़ती है और वो उसके पीछे पीछे वहीं पर चला जाता है। उसके बाद वो उस लड़की की तरफ उंगली करता है तो वो कहते हैं इसका नाम उपासना नहीं, इसका नाम रश्मि है, क्योंकि उन लोगों ने उसका नाम उपासना से बदलकर रश्मि कर दिया होता है। तभी दोस्तों वो उस लड़की को उसके पास एक कमरे में भेज देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उस लड़की का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। ऐसा लगा जैसे कि वो उसे जानती ही न हो, उसके लिए अनजान हो। लेकिन वो उसे कहने लगता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने घर पर इसलिए लेकर गया था ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके, लेकिन मेरे माँ बाप ने तुम्हें नरक में धकेल दिया। मैं मेरे माँ बाप की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। इस बात को सुनते ही वो हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों बोल रही है। जो लड़की मेरी इतनी खास दोस्त हुआ करती थी आज मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। उसके बाद दोस्तों वो उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं यहाँ सब लोगों को बता दूंगी कि तुम मुझे यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हो। उसके बाद तुम सोच लेना कि तुम्हारा क्या हसन होगा। दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवाल होते हैं अपने माँ बाप के प्रति, उस लड़की के प्रति। आखिरकार उसके माँ बाप ने ऐसा क्यों किया और उस लड़की ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया। लेकिन वो उसे वहाँ से छुड़ाना चाहता था। इस बेस पर वो पुलिस में जाकर अपने ही माँ बाप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है और कहता है कि 19 फरवरी 2020 को मुझे रेलवे स्टेशन पर एक लड़की मिली थी जो हल्दिया से भागकर रेलवे स्टेशन पर आई थी, जिसे उसकी दादी ने घर से निकाल दिया था। मेरे मम्मी पापा की ऑथोरिटी लेकर मैं उसे घर पर लेकर गया, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने, मेरे माता पिता ने उसे कोठे पर भेज दिया। दोस्तों पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है। उसके बाद वो उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कि वाकई में वो हल्द्वानी की रहने वाली थी, उसके घर पर जाती है, लेकिन उसके घर पर कोई सबूत नहीं मिलता। जो उसके दादी होती है, माँ होती है, वो गुजर चुकी होती है। तभी जो लड़का होता है वो कहता है उस लड़की को मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मेरे घर पर रहा करती थी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वो लड़की दिखाता हूँ। दोस्तों अब जो पुलिस होती है उस लड़के को लेकर, उस लड़के के माँ बाप को लेकर उस कोठे पर पहुँच जाते हैं। जो ही वो लड़का उस लड़की की तरफ उंगली करता है और कहता है कि यही उपासना है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो जो लड़की होती है वो स्पष्ट मना कर देती है कि मैं इस लड़के को नहीं जानती, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रही हूँ। इतना सुनते ही पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है। जो दीपक के माता पिता होते हैं वो दीपक को भला बुरा कहने लगते हैं। उन दोनों के बीच दुश्मनी हो जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है। जो माता पिता अक्सर पहले अपने बेटे को लेकर थोड़ा पश्चाताप किया करते थे कि हमारे कारण हमारा बेटा दूर चला गया है, अब उनकी नज़रों में अपने बेटे के प्रति नफरत हो जाती है। पुलिस भी उसे कहती है कि ऐसे उल्टे सीधे काम मत किया करो, लड़की भी मना कर रही है तो तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों अब जो लड़के के माता पिता होते हैं वो भी अपने बेटे पर ही मानहानि का केस दर्ज कर देते हैं। दीपक बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश की इस लड़की को बचाने की, इसने पहले मुझे भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती, और अब मैं पुलिस को लेकर आया हूँ तो भी इसने मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वो अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाता है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल होते हैं जो उस लड़की से पूछना चाहता था, लेकिन दोस्तों अब वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी 6 महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद जो उसकी बैग सिलाई की दुकान होती है उससे करीब 1 किलोमीटर आगे एक हलवाई की दुकान के पास से वो गुजर रहा होता है और उसे उपासना की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जो ही वो दुकान में देखता है तो वो उपासना ही होती है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। तभी जो उस दुकान का मालिक होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो और इसको क्यों परेशान कर रहे हो। तभी वो कहता है कि अंकल जी मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी अच्छी दोस्त है, मैं इससे बातें करना चाहता हूँ। जो हलवाई होता है, दुकान का मालिक होता है, वो उस लड़की की तरफ देखता है तो लड़की भी हाँ कह देती है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी तो आज तुम यहाँ पर कैसे पहुँची।
दोस्तों लड़की उसे कहने लगती है कि आज से 15 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन के एक एनजीओ ने वहाँ पर रेड मारी थी और जो भी लड़कियाँ थी उनसे पूछा गया था कि कोई लड़की यहाँ से आज़ाद होना चाहती है, तो मैंने अपना हाथ ऊपर कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या काम आता है, जिस काम में तुम्हें इंटरेस्ट है वो काम तुम्हें सिखाया जाएगा। मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, बेकरी का काम मैं सीखना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया और मैं एक महिला आश्रम में रहती हूँ। दोस्तों वो लड़का कहने लगता है कि जब मैं तुम्हें वहाँ से छुड़ाना चाहता था उस समय तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी। वो कहने लगती है कि माँ बाप से दूर होने का दुख मैं जानती हूँ, उनसे दूर होने के बाद कितने दुख सहन करने पड़ते हैं, किन दुखों से गुजरना पड़ता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बीच में एक दीवार आ जाए। तभी वो कहता है कि मेरे माँ बाप को तो मैंने कब से छोड़ दिया, जब उन्होंने तुम्हें बेच दिया था उसी दिन से मैंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन पर रह रहा हूँ, तभी मैंने बैग सिलाई का काम सीखा और आज मेरी खुद की दुकान है। वो उसे कहने लगता है कि अगर तुम बुरा नहीं मानो तो प्लीज़ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों अब जो लड़की होती है वो उसे मना नहीं कर पाती। जब वो रेलवे स्टेशन पर आई थी तो उसी लड़के ने उसकी हेल्प की थी, वो उसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है, खुश हो जाती है। उस लड़की का सपना होता है कि उसकी एक खुद की बेकरी की दुकान हो, तो जो लड़का होता है वो भी बैग सिलाई का काम बढ़ा देता है और ये सपना पाल लेता है कि एक दिन मैं मेरी पत्नी की एक अलग से बेकरी की दुकान खुलवा दूँ। उसके बाद वे अपनी ज़िंदगी में बहुत हंसी खुशी से रहने लगते हैं। उधर जो उस लड़के के माँ बाप होते हैं वो भी एक दिन अपने बेटे से माफ़ी मांगते हैं, अपना केस उल्टा ले लेते हैं। हंसी खुशी अपने माँ बाप के साथ वो रहने लगता है। उस लड़की को भी उसके माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी बहू बना लेते हैं। दोस्तों इस ज़िंदगी में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो किसी के लिए भगवान से कम नहीं होते, जैसे कि इस कहानी में दीपक उपासना के लिए भगवान से कम नहीं था और उपासना दीपक के लिए। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। आखिरकार एक दिन वो एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। आज वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।